नमस्कार जी, नमस्कार। आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत सुंदर भी लगता है। हमारे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सोनी साहब, जो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और 1973 के आईआईटी रुड़की के स्नातक हैं, केमिकल इंजीनियरिंग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा चिंतन करते रहते हैं कि नेशन फर्स्ट कैसे हो, भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, सनातन की प्रतिष्ठा कैसे स्थापित हो। तो सर, हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं जानने के लिए कि आत्मनिर्भर भारत अलग परिप्रेक्ष्य में इसमें क्या होगा। तो सर, जो आप अपना व्याख्यान चालू चालू करेंगे, उससे पहले हमारे दर्शक जो जिज्ञासा है उनके मन में, उनको आप चाहें तो पहले कवर कर लें, चाहे व्याख्यान के बाद में कवर कर लें। हमारे दर्शक ये सोचते हैं कि अलग परिप्रेक्ष्य का मतलब यह है कि डू इट योर सेल्फ। देश आत्मनिर्भर तो होगा तभी जब हम एक इकाई के रूप में, हर इंसान एक इकाई के रूप में अपने आप को आत्मनिर्भर करेगा। और जो रेवड़ी बांटी जाती हैं, सब्सिडी दी जाती है, और सरकारी जॉब की तरफ जो होड़ लगी हुई है, जो असंतोष है, वो कम करने का जो परफेक्ट वो हो सकता है, हमारे व्यूअर्स सोचते हैं कि सर, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन अप टू पीजी एंड पीएचडी लेवल तक होनी चाहिए। और मोदी जी ने फ्री हेल्थ इंश्योरेंस जो सीनियर सिटीजन्स के लिए किया है, सभी स्तर के लिए लागू होना चाहिए। हाँ, स्टार्टअप के लिए सॉफ्ट लोन कम ब्याज पर दिया जाना उचित होगा। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि सर, हाँ, जब गरीब वो माना जाए जो जिसके लिए इनकम टैक्स की पूरी छूट हो, जो सीमा हो 5 लाख तक। आप क्लास 1 हो जाएं, क्लास 2 हो जाएं, तो आप आरक्षित वर्ग के कोटे में आपको नहीं आना चाहिए। इससे ही लाभ मिलेगा कि जो 80% भी है, मान लीजिए जो सेंसस होता है वो 80% निकलते हैं, तो आधे रह जाएंगे 40%। तो जब अमीर तब मलाई खाने वाला तबका आरक्षित वर्ग में, सामान्य वर्ग से जुड़ जाएगा, तो उसकी चिंताएं देश के प्रति ज़्यादा अच्छी रहेंगी। ये सर सोच है। तो सर, अपना व्याख्यान आप चालू करें और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपकी सोच क्या है सर। नमस्कार सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, जितना समय है उसमें इतना व्यापक डिस्कशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये मैं पहले कहना चाहूंगा। लेकिन मैं जब इस बात को डिस्कस करता हूँ आत्मनिर्भर भारत को, तो मैं इसको एक नया आयाम देता हूँ। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा पीछे इतिहास में झांक लें, क्योंकि इतिहास में जब झांकेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो अब हो रहा है वो इतना सफल क्यों है। जब आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो बहुत सी सफलताएं सामने आती हैं। इसलिए मैं आपको ले जाता हूँ थोड़ा इतिहास में। जब भारत स्वतंत्र हुआ और नेहरू के हाथ में सत्ता आई, या दी गई, कहना चाहिए कि दी गई, जी। तो उस समय पर एक अभियान चला था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और उसकी वजह बताई गई थी कि भाई हम इतनी सारी चीजें बाहर से मंगवाते हैं, हमें खुद बनानी चाहिए।
ये एक लॉजिक दिया गया है, बिल्कुल सही है, इस लॉजिक में कोई गलती नहीं है। लेकिन किया क्या हमने? हमने सारे भारत की जनता को जो एक बेहतर टेक्नोलॉजी थी उससे वंचित कर दिया, जी। क्योंकि हम तैयार नहीं। जी। आनन फानन में हमने कुछ किया। चलिए, आत्मनिर्भर बनना है तो ये भी सहन कर किया जा सकता है। लेकिन उसके ऊपर हमने एक और बड़ी मुसीबत है, हमने कौन सी चीज कितनी बनेगी ये भी पक्का कर दिया। आप 1,000 कार से ज्यादा नहीं बन, एक एग्जाम्पल, आप 10,000 कार बनाएंगे या 20,000 बनाएंगे या 25,000 बनाएंगे, और कौन बनाएगा? तुम बनाओगे या मत बनाओ? हम इतनी साइकिल बनाएंगे, हम केवल वंचित किया बल्कि उनके सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि कोई उन चीजों को खरीद ही ना पाए। जी। अगर एक देश के अंदर केवल 25,000 कार बनती हैं, तो हो सकता है कि देश के अंदर इतनी समृद्धि रही हो कि खरीदने वाले 30,000 हो। तो हमने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि कालाबाजारी शुरू हो गई। आप याद करें कि वेस्पा स्कूटर के लिए लोग 10-10 साल वेट करते थे, फिएट कार के लिए लोग 3-3 4-4 साल वेट करते थे। एक बात। दूसरी बात, आप ये देखें, जब हमने ये सब कुछ लागू किया तो हमारी आर्थिक उन्नति क्या थी? 2.5 से 3% जिसे बाद में हिंदू रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा। और बड़ी हैरानी की बात है कि सन 80 तक पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी हमसे बेहतर कर रही, वो 6-6.5% पे बढ़ रहे थे और हम 3% पे बढ़ रहे हैं। ये नेहरूवियन सोशलिस्ट। और बड़ी मजे की बात है कि जो संस्थाएं हमने बनाई उनमें वो काम किया ही नहीं। हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई, उनमें क्या बना? कुछ नहीं, कुछ बना ही नहीं। अगर कुछ बना होता तो 1962 की हार नहीं मिलती। हम 303 के राइफल पे ही चिपके रहे, क्योंकि वो हम बना रहे। लेकिन वो राइफल कितनी कारगर थी नहीं थी ये किसी ने सोचा ही नहीं। एम्बेसडर बनेगी या फिएट बनेगी इसके ऊपर ज्यादा जोर रहा, लेकिन कभी ये कोशिश नहीं की गई कि भाई इससे आगे भी तो कुछ करें। ना तो हम अपनी जनता को एक अच्छी कार दे पा रहे हैं, एक अच्छी सुविधा दे पा रहे हैं, और जो दे भी रहे हैं वो इतनी कम है कि उसकी कालाबाजारी हो रही है। और उस कालाबाजारी का पैसा कहाँ जा रहा है? दिस वॉज आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन विद आत्मनिर्भर भारत, ये था। और हम रुके नहीं। जी। बड़ी मजे की बात है कि हम रुके नहीं। जी। वो तो अच्छा हुआ संजय गांधी जैसे व्यक्ति दुनिया में आए, और वो ऐसे खानदान में पैदा हुए कि किसी तरह से मारुति आ गई, वरना मारुति तो आ ही नहीं पाती। और अगर आपको याद हो, और आपको डेफिनेटली याद होगा, जब मारुति बाजार में आई तो बड़ा भारी एक एडवर्टीजमेंट भी चला करते थे कि मारुति इतनी हल्की है कि अगर कोई भारी ट्रक बगल से निकल जाए तो मारुति उलट जाएगी, इतनी हल्की कार है। और आप याद करें कि मारुति जब पहले पहल आई लाल कलर में आई थी, अगर हमने आज तक काली और सफेद गाड़ियां ही देखी थी। ये थी हमारी दशा। न केवल गाड़ियां नहीं थी, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं आत्मनिर्भर भारत का। जी। मारुति कार आई लाल और प्रीमियम हो गई, और 2 साल के अंदर अंदर
उसने सारा मार्केट फ्लड कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर ऐसी कोई लिमिट नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। वो एक बेहतर टेक्नोलॉजी थी, लोगों को सस्ते में पड़ रही थी। इतना होने के बाद, जबकि एम्बेसडर और ये दोनों ही माइलेज के हिसाब से उसके साथ कहीं नहीं बैठे। उसके बाद इन दोनों कारों के साथ क्या हुआ, ये सब सर्विस है। लेकिन ये एक फ्लैश इन द पैन था, ये मिड एटीज के अंदर ये सारी घटनाएं घटी। जी। लेकिन हम जागे नहीं, जी। और आखिरकार 1991 आए। जी। 1991 में आके हमारे साथ क्या हुआ, ये सब विदित है। और जब हमसे कहा गया कि इतना सोना रखो तब पैसा देंगे, जी। पर हमने पैसा दिया, और वहां से एक लिखित डॉक्यूमेंट आया जो कि आज भी आर्काइव में मौजूद है, जी। जिसके अंदर कहा गया कि करना क्या है। जी। ऐसा नहीं कि हमने किया, हमें बताया गया कि करना क्या है। जी। अब आप अपने हिसाब से इसको करें, लेकिन करना यही है, और वो किया गया। ये एक आयाम था हमारे पास में आत्मनिर्भर भारत का। हमने एयरक्राफ्ट बनाने चाहे, जी। YF-24 बनाया, उड़ाया नहीं, उसकी मौत हो गई। क्यों? क्योंकि पश्चिम से बहुत से लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि ये सुपरसोनिक जेट चले। वो बनाया गया था किसने? एक जर्मन एरोनॉटिकल इंजीनियर था जो आया। तो आत्मनिर्भर भारत यहाँ पे आके दम तोड़ गया। हमने टैंक बनाने की कोशिश की, लोहा थोपते रहे, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज आत्मनिर्भर भारत सफल है। मैं कारण बताता हूँ, लेकिन इससे पहले एक घटना और हुई थी। एक नारा दिया गया, मेक इन इंडिया, भारत में आके बनाई, मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया। ये बहुत बड़ा कदम था, ये एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था कि अगर कोई आदमी यहां आके बनाएगा तो हमारे मजदूर होंगे, हमारे मजदूरों के अंदर, हमारे इंजीनियर्स के अंदर नई स्किल्स डेवलप होंगी, जी। वो नई टेक्नोलॉजी को जान पाएंगे। जी। जब उसको जान लेंगे तो उसको रेप्लिकेट भी कर पाएंगे। बिल्कुल। शुरुआत के अंदर मेक इन इंडिया रहा, और बहुत सारी बातें हुई, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन वो सब की सब धराशायी। जी। एक घटना और घटी, ऑनलाइन पेमेंट। मैं कह रहा हूं आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं, एक नया जो मैं आयाम देना चाहता जी। हूं ऑनलाइन पेमेंट के अंदर। चिदम्बरम साहब ने उठ के कहा कि आप क्या समझते हैं कि सब्जी में रखेगा? सब मनगढ़ंत सी बातें। फिर यूपीआई आ गया। आज यूपीआई कितने देशों में चल रहा है। आज चिदम्बरम उठ के नहीं कहते यार, खुद पेमेंट करते हैं, उसी से पेमेंट करते हैं। और ये चीज एक रिक्शा वाले से लेके एक 5 स्टार होटल तक के अंदर चलती है। आप फर्क देखें, हमने उन्नत टेक्नोलॉजी दी, रोका नहीं कि इससे ज्यादा नहीं बनाना, जी। इससे ज्यादा लोगों को नहीं देना। यहां से शुरू होता है एक दूसरा अध्याय, आत्मनिर्भर भारत का। आज आपको हैरानी होगी, और शायद आप हैरानी ना भी हो, इस समय नाटो को सबसे बड़ा सप्लायर स्मॉल आर्म्स का कौन है? भारत।
दुनिया में 155 मिलीमीटर के जो शेल हैं, जो आर्टिलरी में लगते हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ बन रहे हैं, और जिसकी क्वालिटी सारी दुनिया में मशहूर है। हजारों करोड़ रुपए का हम हथियार बेच रहे हैं, जी हजारों करोड़ का खरीद भी रहे थे, लेकिन हजारों करोड़ का बेच भी रहे हैं। आज जी दुनिया पीछे है, यूपीआई के लिए लाइन लगी हुई है। कोविड 19 के टाइम पर कोविड का जो सॉफ्टवेयर था वो दुनिया ने लिया। कोविड के टाइम पर जो वैक्सीन बटी, जी कहा तो उसको वैक्सीन डिप्लोमेसी कहा, लेकिन आप सोचें कि वो कोविड की वैक्सीन भारत में कैसे बन गई, दिनों दिन में, महीनों में। ये पुश था कि नहीं, हम कर सकते हैं, और हमने किया। आज आत्मनिर्भर भारत सफल इसलिए है कि हमने कोई रोक नहीं लगाई है। एक तरफ अगर हम अपना तेजस बना रहे हैं और नए इंजन को डेवलप कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रफाल खरीद भी रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। 50-60 के दशक में हमें दिक्कत थी कि कहीं कहीं एम्बेसडर पिट ना जाए, इसलिए अच्छी गाड़ी मत आने। जी ये फर्क है, एक आयाम तो ये। दूसरा आयाम है शिक्षा। शिक्षा के अंदर कितने चेंजेस पिछले 10 साल में हुए हैं, भले ही धीरे हैं। हम कहते हैं हो नहीं रहा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हो जो कुछ हो रहा है वो हम देख नहीं रहे हैं। धीरे 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 बहुत सी बातें हमारे शैक्षणिक कार्यक्रमों में बदल दी गई हैं। हमें अकबर महान बताया गया, सिकंदर का नाम लिया गया, लेकिन अशोक का नाम नहीं लिया। अशोक का नाम नहीं लिया। अब मुझे बताएं, शिक्षा के अंदर हमने क्या कुछ नहीं किया। ऐसे ऐसे लोगों को हिस्ट्री, इतिहास लिखने को कहा, जिनकी कही हुई बातें जिन लोगों को कोट किया उन लोगों ने ही नकार दी। रोमिला थापर की कुछ बातें, जो रोमिला थापर ने जिन पेपर्स को उद्धत करके लिखी हैं एज ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री, जिनके वो पेपर है, उन्होंने खुद ही नकार दिया कि ये सब मेरी सुनी सुनाई बात थी, मैंने लिख दिया। और रोमिला थापर ने कोट कर दिया, और हम बड़े खुश हैं उसको पढ़ा। जी लेकिन आज बदल रहा है। आज शिक्षा में बदलाव है। आज शिक्षा में अगर बदलाव ना होता तो जी स्टार्टअप कल्चर आ ही नहीं सकती। जी जी पहले 70 साल तक एंटरप्रेन्योरशिप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया गया। जी मतलब 3 जनरेशन निकल गई, 3 जनरेशन बर्बाद हो गई। उनको सिर्फ एक ही बताया, नौकरी, और वो भी सरकारी। जी एंटरप्रेन्योरशिप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया गया। ये एकदम से कैसे शुरू हो गया? जी आज लाखों है। क्या इससे भी हमें समझ में नहीं आया? जोमेटो और स्विगी एकदम से मशहूर हो गए, कहीं भी नहीं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ कि हमने इंटरनेट की पेनिट्रेशन इतनी बढ़ा दी कि हर कोई आदमी उसको यूज कर। लोग कहते हैं कि भाई राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए और ये हुआ और वो हुआ, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि हम ही लोगों ने इतने धरने दिए, इतने बंद कराए कि कंप्यूटर नहीं आना चाहिए। रेलवे में कंप्यूटर आएगा, एक्सीडेंट हो जाएंगे, कभी टिकट बुक नहीं होगी, और ये नहीं होगा और वो नहीं। धरना दिया गया रेलवे एम्प्लॉय,
की हड़ताल करवाई गई। जी जी। और आज लैपटॉप जाने को है, ये मोबाइल लैपटॉप को खा जाए। आज जो एक सब्जी वाला भी है उसके पास भी स्मार्टफोन। क्यों? आज से पहले जितने फोन आ रहे थे बाहर से आ रहे हैं, आज हिंदुस्तान में बन गए और कॉम्पिटिटिव है। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया के टॉप मोस्ट फोन हिंदुस्तान में बन रहा है। ये स्किल कहाँ से आया? मेक इन इंडिया। ये आत्मनिर्भरता की तरफ हमारे कदम है। आप जी देखें, एक तरफ डिफिशियंट कर दिया गया, इतनी कमी कर दी गई कि काला बाजारी शुरू हो जाए, लोग गरीबी में जिए, लोगों के पास में सुविधाएं ही ना हो, चाहे साइकिल हो, चाहे गाड़ी हो, या स्कूटर हो, या कुछ भी हो। नहीं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। और आज हम कहते हैं सारी दुनिया का बनाएंगे, आइए हम बनाते हैं आपके लिए। तो आज का आत्मनिर्भर भारत इसलिए भी सफल है। जी। तीसरी बात करते हैं हम सोशल सोशल की भी बात थोड़ी सी। ये सारे आंकड़े सरकार के हैं। मैं मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उससे पहले की सरकारों की बात। 2014 से पहले हमारा सोशल सिस्टम क्या था? आए दिन दंगे, स्ट्राइक, मारकाट, कब क्या हो जाए, बम विस्फोट, कितना कुछ हुआ। आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2002 के बाद में गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ। 22 में। सोशल सिस्टम कितना सुदृढ़ हो गया। हम आज भी उतने ही बटे हुए हैं। आज भी जात पात वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। जी लेकिन दंगा नहीं। हम 10-12 साल से हम कोई दंगा नहीं देख रहे हैं, हम कोई बम विस्फोट नहीं देख रहे हैं। छोटा मोटा जो कश्मीर में होता है वो हमेशा से हो रहा है, वो एक लेगेसी है। लोग जो मणिपुर की बात करते हैं, वो एक सोशल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, उसके बीच कहीं और है। और उसका कारण सोशल के अलावा ड्रग मनी है। आप किसी के पेट पे लात मारोगे तो वो कुछ ना कुछ तो करे। आप किसी की नार्को डॉलर, नार्को टेरर वो बंद करने की कोशिश। अफगानिस्तान में कुछ मिलता नहीं, उन्होंने बंद करवा दिया है, तो इधर शुरू हो गए। हाँ जी, 19 की बात करते हैं, मैं तो इनके बीच में रहा हूँ। वो वेरी गुड पीपल। तो सोशल सिस्टम कैसा हो? हम कितना आज भी बटे हुए हैं। ऐसा नहीं है जो बंगाल में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, कहीं पर भी ये है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि चारों तरफ धमाके हो रहे हैं। अब जरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। आप शुरुआत के अंदर देखें, पहली बात तो ये है कि एक पंचवर्षीय योजनाएं शुरू कर दी गई जिसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं थी। फिर एक नोवल आइडिया उसके अंदर लगा दिया, एक प्लानिंग कमीशन लगा दिया। प्लानिंग कमीशन के अंदर वो सभी लोग थे जो सरकार के पिछलग्गू थे, जिनका सरकार से कुछ लेना देना नहीं था, और जो सरकारी लोग भी नहीं थे। मुमटेक सिंह आहलूवालिया कोई सरकारी आदमी नहीं था। जब आप पंचवर्षीय योजना, कहां से आया ये? रूस से आया। नेहरूवियन सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या? सोशलिज्म
सोशलिज्म जानते हैं क्या था? बांट दिया एलीट और निचला वर्ग। जब आप 25,000 कार बनाएंगे तो 25,000 लोग ही तो कार चला पाएंगे ना, बाकी। एक हिस्सा और लेके आता हूँ। हालांकि इसके अंदर बहुत सी उन्नति हुई है, लेकिन उसके बाद अभी भी बहुत कुछ हो रहा है। आपको याद होगा 50 60s में PL 480 का अनाज आता था, सड़े हुए गेहूं, लाल रंग के। जी। याद है? हमारी इकोनॉमी क्या थी? फ्रॉम शिप टू द प्लेट। हमारे नेताओं को कभी सूझा ही नहीं कि खिलाना तो पड़ेगा। ये अच्छी अच्छी बातों से पेट नहीं भरा जा सकता। जी। चलिए, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन आई, लेकिन जैसे जैसे अनाज बढ़ता गया, अनाज वेस्ट होता चला। ऐसे ऐसे आंकड़े हैं कि 1/3 अनाज और फल जो है, टूटने से लेके जब तक आपकी प्लेट तक पहुंचता है वो सड़ चुका हो। क्यों? हमने वेयर हाउसेस के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। हमने हमेशा अधूरे काम। जी। कल आज से 5 साल पहले बहुत सारी आपको ऐसी तस्वीरें मिलेंगी जहां ये दिखाया जाता था कि ये देखिए गेहूं सड़ रही है, और ये देखिए ये फल सड़ रहे हैं। और मीडिया आजकल बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। गवर्नमेंट कहीं पर भी चूक करे वो तुरंत पहुंच जाए, लेकिन आज उनके पास कुछ है नहीं। जी। तो आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। या तो हमने पूरा प्रोड्यूस किया नहीं, प्रोड्यूस किया तो वेस्ट कर दिया, तो फिर प्रोड्यूस क्यों किया? जी। तो इस तरह से अगर कभी देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन जो इतिहास के गर्भ में दबी हैं, जिनको कभी निकाला नहीं जाता, क्योंकि इसलिए नहीं निकालता कोई भी व्यक्ति। जो हमने किया वो गलत किया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम पे जितना बड़ा फ्रॉड इस देश में हुआ, जी। और उसका फायदा किन लोगों को हुआ। ऐसे कैसे हो गया कि सारे देश के अंदर 2 या 3 ही इंडस्ट्रीज हैं? 2 3 इंडस्ट्रीज करा नहीं रहे, ऐसे कैसे हो गया? आज हिंदुस्तान में कितने बिलियनर्स हैं? और हमारी चूक बहुत रही। हमने IIT खड़े की, उससे अच्छी फसल उगाई, अच्छे लोग निकले, अच्छे कॉलेज से अच्छे इंजीनियर निकले, लेकिन हमने फसल काटी नहीं। फसल काट के किसी और को दी। फिर हम गाने लगे ब्रेन ड्रेन हो रहा। अरे ब्रेन ड्रेन हो नहीं रहा है, आपने उस ब्रेन को यूज ही नहीं किया। आज US के अंदर सारे जो टॉप के CEOs हैं वो सारे भारतीय हैं। क्यों? आज हम बड़े, सब लोग कहते हैं, वो ये बात अलग है कि नेहरू ने क्या किया है नहीं किया, IIT बनाने में उसका कितना हाथ था या नहीं था, उसके बारे में नहीं बात। लेकिन मेरे को एक बताएं कि जब IIT बने तो जो उसकी फसल निकली, क्या हम यूज कर पाए? विनोद खोसला US क्यों चला गया? मैं एक एग्जाम्पल, क्योंकि इन दिनों में उसके काफी नाम आ रहा था, तो मैंने इसलिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और यही नहीं, बहुत सारे लोग, कोई IIT की बात नहीं कर रहा हूँ, मणिपाल के लोग, मणिपाल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग भी CEO थे। लेकिन धीरे 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 क्यों हमने उनके अंदर कभी राष्ट्रीयता जताई ही नहीं, नेशनलिज्म बढ़ाया ही नहीं? क्योंकि हम खुद भी अपने सेल्फ सेंट्रिक थे। अपना काम पूरा होना चाहिए, हमारा परिवार आगे बढ़ना चाहिए,
हमारे लोग बढ़ने। मैं व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को जानता हूँ जिनके बच्चे वापस आ गए, तो आत्मनिर्भरता तो बढ़ रही है, क्योंकि जी हमने उसकी तैयारी की। जब एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का नाम देके हमने जो बिना तैयारी के कूद गए थे, उसके अंदर तो हमने 1991 आते आते देश की धरोहर को गिरवी रख दिया। जी और आज हम बढ़ रहे हैं। जी 1990 91 तक हम 2 3 4% से ऊपर कभी गए नहीं। जी और आज दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमसे ज्यादा कहीं का जीडीपी मतलब ग्रोथ है ही नहीं इतनी ज्यादा। जी। तो ये ग्रोथ स्टोरी है सर। मैं जब आत्मनिर्भर की बात करता हूँ तो ये बहुत सारे आयाम हैं जहाँ हमने काम करने की पहले कोशिश तो की, लेकिन पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। जी उनके लिए ये जरूरी था कि दुनिया अगर ये अगर जनता पढ़ लिख जाएगी या जनता अधिकार मांगने लगेगी तो हम दे नहीं पाए। जी इसलिए इनको छोटा मोटा, इनको गरीबी में रखो, हम लोग आराम से रहें। किसी को जिसको कार चाहिए थी, जो सरकारों में थे या वैसे थे, जिनके पास पास कारें थी। जी एक गरीब आदमी के पास तो स्कूटर नहीं था। जब स्कूटर, इंडिया ने स्कूटर बनाने शुरू किए 80s के अंदर, जब जाके सीधे आप शोरूम में जाइए स्कूटर मिलने लगे, तो सडनली सब कुछ चेंज हो गया। रिया स्कूटर मिलना शुरू हो गया, सब कुछ हो शुरू हो गया, क्योंकि हमने थोड़े बदलाव किए। इतने छोटे बदलाव से हमने मार्केट के अंदर इतना सब कुछ चेंज किया। और आज तो मैसिव बदलाव जी जी इस हद तक का बदलाव उसके अंदर आ चुका है कि आज जब हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो हम हर दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम तैयार हैं। आप कुछ पूछना चाहें अब आप? मगर मैंने जो वार्ता के प्रारंभ में अपने व्यूअर्स की क्वेरी आपको बताई थी, जिसमें हमारे व्यूअर्स की सोच ये थी कि ठीक है, देश कुछ कर रहा है, नेतृत्व कुछ कर रहा है, गवर्नमेंट कुछ कर रही है, आत्मनिर्भरता देश की निश्चित रूप से बढ़ रही है, मगर हर इकाई, हर व्यक्ति भी तो कुछ करे। आत्मनिर्भर जब हर इकाई हो जाएगी, हर व्यक्ति हो जाएगा, हर परिवार हो जाएगा, तो बल्ले बल्ले है। तो इसके लिए मूल आवश्यकता क्या है? मूल आवश्यकता यह है कि एजुकेशन, ऑनलाइन फ्री एजुकेशन अप टू पीएचडी एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल बहुत संभव है। दुनिया भर में आप जो कॉपीराइट का अधिकार का कुछ कंपनसेशन दे दीजिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, प्रोफेसर्स को इस बात के लिए लगाइए कि वेस्ट ऑफ द वेस्ट लेक्चर्स किस इंडेक्सिंग मैकेनिज्म से बच्चों को पढ़ाया जाए। इसी तरह से जो सीनियर सिटीजन्स को जो फ्री हेल्थ 5 लाख तक की दी गई है, और सभी को दी जा सकती है, और पहले भी दी जा रही थी। मोदी जी का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। तो फ्री एजुकेशन और फ्री स्वास्थ्य आपने अगर किसी को दे दिया, और नौकरी के लिए ये कहा कि देखिए, जो मैंने ये आपसे कहा कि अगर नए सेंसस में 80% आरक्षित वर्ग हो जाता है, तो गवर्नमेंट को एक न्यायालय की मदद से एक सीमा बनानी पड़ेगी कि भाई 5 लाख तक की जिसकी आमदनी है, या जो क्लास 1 या क्लास 2 ऑफिसर हो चुका है, या उसके समकक्ष वेतन आहरित कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में या अपने व्यवसाय में, तो वो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता ना। तो 50% निश्चित रूप से है। जो 80% की जगह 40% ही आरक्षण वर्ग रह जाएगा।
एक्चुअली ऐसा है कि ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं। जी हम एक छलांग लगाने के लिए भी तैयार नहीं। छलांग लगाने से पहले हमको इतना मोमेंटम जनरेट करना पड़ेगा। जब आदमी हाई जंप के लिए दौड़ता है ना, जी तो वो मोमेंटम जब जनरेट करता है। जी जी वो मोमेंटम अभी जनरेट नहीं हुआ। एक तो ये है। जी दूसरी बात ये है कि हम उस क्रिटिकल मास तक पहुंच नहीं पाए हैं। जिस दिन हम उस क्रिटिकल मास तक पहुंच जाएंगे, तो जो बात आप कह रहे हैं ये सहज हो जाएगी। यानी वो फिर समाज से उठेगी भी, ये क्या है, बंद करो ये सब, अब हमें नहीं चाहिए। आप सोचिए, अभी तक जो हम जिसको सुधार रहे हैं, ये ऐतिहासिक है। ये सारा कचरा इतिहास से जुटा हुआ है। इस ऐतिहासिक कचरे को साफ करने के लिए बेबी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और क्या, जैसे मैंने कहा कि मोमेंटम हम जनरेट कर रहे हैं थोड़े थोड़े एरियाज में, छोटे छोटे एरियाज में। और जिन जिन एरियाज में हमने मोमेंटम जनरेट किया, वहां हम पार हो गए। और हमने न केवल पार हुए, हमने दुनिया को दिखा दिया। जी हमने दुनिया को दिखा दिया है कि एक इंटरनेट कितनी चीप रेट पे दिया जा सकता है। जी हमने दुनिया को दिखा दिया है कि किस तरह से एक सब्जी वाला, एक रिक्शा वाला भी बिना पैसे के लेन देन कर सकता है। जी हमने दुनिया को दिखा दिया है कि महामारी के समय में किसको इंजेक्शन, किसको दवा मिली या नहीं मिली, वो किया जा सकता जी है। ये छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं। जी सर, thank you very much for your derivation today.